नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सर आपका वेलकम करते हैं अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। तो बच्चों, आज आपकी जो क्लास है वो कुमार गुप्त से है। ठीक है, गुप्त वंश में हम आज अगला टॉपिक लेकर आए हैं और आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि कुमार गुप्त ने क्या राजनीतिक उपलब्धियां अर्जित किया। ठीक है, तो सभी लोग रेडी हो जाइए, फटाफट जो है जुड़ जाइए क्लास से। और जितने भी लोग हैं सभी मित्रों को अपने जोड़ने की कोशिश करिए। बच्चों फटाफट जो है आप लोग जो है लाइव क्लास से जुड़ने की कोशिश करिए। हाँ अंकित सोनी जी, एकदम एक्सीलेंट होगी। हमारा पूरा प्रयास होता है बच्चों की क्लास आपकी अच्छी से अच्छी हो, बट आपकी संख्या को देखकर बड़ी तकलीफ़ होती है। मुझे लगता है कि क्या कमी है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, चूँकि आपकी लाइव संख्या बेहद कम है। ठीक है, इसको फटाफट आप लोग बढ़ाने की कोशिश करिए, ग्रुप में शेयर करिए, लाइक एंड शेयर करिए, लाइक एंड शेयर करिए फटाफट बच्चों। चलिए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए आज आपका जो टॉपिक है कुमार गुप्त। कुमार गुप्त, ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कुमार गुप्त के विषय में। और अगर टाइम शेष रहा तो आज के ही क्लास में हम स्कंद गुप्त के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको फिर एक बार बताना चाहेंगे कि 15 तारीख से आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट हो रहा है। 15 तारीख से मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट हो रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास तौर से मुख्य परीक्षा यानी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट होगा। इम्पोर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि इसके साथ आपको आंसर राइटिंग करना सीखने का अवसर मिलेगा। आप आंसर राइटिंग सीख सकते हैं। ठीक, इसके लिए आपको जो है अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इस क्लास से जुड़ने के लिए बच्चों आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अनअकैडमी ऐप आपको डाउनलोड करना होगा। अनअकैडमी ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बच्चों। सब्सक्रिप्शन में आप देखेंगे कि आपको 2 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर, 6 मंथ और 3 मंथ और 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन दिया होगा। ठीक है, लेकिन आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल 1 ईयर या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा अगर आप न्यू कमर स्टूडेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर आप एक डिटेल जानकारी ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि आप अभी तक एक जो विश्वास की बात थी ऑनलाइन सेक्टर में लेकर, अभी तक बच्चों को ऑनलाइन में उतना विश्वास नहीं था, लेकिन अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने कहीं न कहीं एक ऐसा पैरामीटर स्टेबल किया है कि आप उससे प्रति विश्वास दर्ज करा सकते हैं या उससे जुड़ सकते हैं विश्वास के तौर पर, क्योंकि ये एक भारत का सबसे बड़ा जो है ऑनलाइन चैनल है जहां पर आपको जो है पूरी विश्वसनीयता के साथ आपके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक, आपके साथ एक प्रोसेस के तहत जो है एक टाइम लिमिट में आपके कोर्स को समाप्त किया जाता है, आपको एक बेहतर गाइडेंस दिया जाता है, आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो अभी तक आपके ऑफलाइन में चीज़ें होती थी, चूँकि ऑफलाइन एक ऐसा माध्यम था जहाँ टीचर और बच्चा आपस में एक दूसरे के सामने होते थे और ज़्यादा विश्वास भी आप लोगों का था। और सबसे बड़ी चीज़ अनअकैडमी ने अभी जो किया है कि वो ऑफलाइन के जितने भी टॉप एजुकेटर्स थे उनको उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर अवसर दिया है। तो अब एक जो गैप था वो समाप्त हो चुका है। अनअकैडमी ने आपको टॉप एजुकेटर्स, जितने भी आपके ऑल इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, उनको अपने प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर बिना सोचे, बिना किसी डाउट के आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप यहाँ पर जुड़ते हैं, वो भी कम, जो आपका फीस भी है वो भी बहुत कम है, क्योंकि ऑफलाइन के अकॉर्डिंग आपके फीस 1/3 भी नहीं है। तो अगर आप कंसंट्रेशन के साथ जो है एक स्ट्रेटजी के साथ जो है यहाँ पर जुड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत सारा फ़ायदा मिल सकता है बच्चों। आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप जो है हमारे रेफरल कोड SKY लाइव, इस रेफरल कोड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक जो है, अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपको 10% का इस पर छूट दिया जाएगा।
ठीक है। लेकिन एक सब्सक्रिप्शन आप क्यों लें या आप क्यों क्लास से जुड़ें, इस पर एक क्लास हम आपको लेकर आएंगे, आपको समझाएंगे कि आप क्यों जुड़ना चाहते हैं हमसे या क्यों जुड़ें आप, ठीक है, क्या नीड है आपकी, आप क्यों हमसे जुड़ें या हम आपको क्यों जोड़ें, इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक वीडियो में, एक क्लास में, कि आप सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी डाउट में हैं कि कैसे जुड़ा जाए अनअकैडमी से, ठीक है। तो वो डाउट भी आपका हम क्लियर करेंगे उस क्लास में। लेकिन अभी आप जो लोग जागरूक हैं, जो लोग जानते हैं, वो इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। और बच्चों, आप लोग, ये टाइम है, ये समय है जुड़ने का, चूँकि आपका ये जून जुलाई का सेशन चल रहा है और ये सेशन होता है जब आप जो है नया एडमिशन या नए कोर्स में आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, देखिए बच्चों, कहा जाता है कि कुमारगुप्त जो है इसका ड्यूरेशन अभी तक के सभी गुप्त शासकों में सबसे अधिक है। यह 415 से 455 तक शासन किया, यानी 415 से 455 से 415 से 455 ईस्वी तक इसने शासन किया। यानी इसका जो ड्यूरेशन हुआ वो कितना है, 40 ईयर, यानी 40 साल तक इसने क्या किया, शासन किया। तो एक सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला ये शासक है, ठीक है। कहा जाता है कि सबसे लंबा समय तक शासन किया, सबसे ज़्यादा अभिलेख इसी के पाए गए हैं, सबसे ज़्यादा अभिलेख यानी स्क्रिप्ट इसी की पाई गई है, कितनी, 18। सबसे ज़्यादा मुद्रा, टाइप ऑफ मनी सबसे ज़्यादा किसकी मिली है, इसी की मिली है, कितनी, 14, ठीक है। तो यहां पर आप देखें तो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा टाइप ऑफ मनी और टाइप ऑफ स्क्रिप्ट किसकी है, कुमारगुप्त की है, सबसे ज़्यादा मुद्राएं। और उपाधियों की अगर हम बात करें, टाइटल की, तो उपाधियां भी सबसे ज़्यादा किसकी हैं, कुमारगुप्त की हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि कुमारगुप्त को किन किन नामों से जाना जाता है। जहाँ तक कुमारगुप्त के माता पिता की बात है बच्चों, तो माता पिता के बारे में आपको पता है कि यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी की संतान थे, ठीक। यानी आपको याद होगा ध्रुव देवी कौन थी, ध्रुव देवी जो है पहले रामगुप्त की पत्नी थी, फिर उसके बाद जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी बनी। तो उन्हीं दोनों से उत्पन्न हुए थे, यानी इनके पिता का नाम क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय। पिता इनके क्या थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, चंद्रगुप्त सेकंड। और इनकी माता थी, माता इनकी थी ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी इनकी माँ का नाम था, ठीक। इन्हीं की संतान थे। कहा जाता है कि इनका एक भाई भी है, कुमारगुप्त के भाई का नाम गोविंद गुप्त है, इनके भाई का नाम गोविंद गुप्त था। और गोविंद गुप्त जो है कहा जाता है कि अपने पिता के शासन के दौरान विदिशा का गवर्नर था। ये कहाँ का गवर्नर है, विदिशा का गवर्नर था ये, ठीक है। यानी कहीं न कहीं कुछ इतिहासकारों में, जैसे भंडारकर महोदय ने इनको बड़ा भाई माना है, तो अगर ये बड़ा भाई रहा होगा तो वास्तविक उत्तराधिकारी यही था चंद्रगुप्त द्वितीय का। लेकिन आप देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं दोनों में संघर्ष हुआ होगा। कहा जाता भंडारकर महोदय, आरजी भंडारकर एकमात्र इतिहासकार हैं, आरजी भंडारकर एकमात्र इतिहासकार हैं जिन्होंने कुमारगुप्त एवं गोविंद गुप्त के बीच होने वाले उत्तराधिकार युद्ध का विवरण दिया है। यानी इन्होंने ही ये माना है, इन्होंने ही ये बताया है कि इन दोनों भाइयों के बीच एक उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, जिसमें कुमारगुप्त क्या हुआ, विजयी हुआ, और गोविंद गुप्त क्या होता है, पराजित होता है। जिसके बाद जो है कुमारगुप्त सत्ता को क्या किया, हासिल किया, ठीक। कहा जाता है गोविंद गुप्त को पराजित करने के बाद कुमारगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की सत्ता को हासिल तो किया, लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि कुमारगुप्त अगर गुप्त साम्राज्य में सुई के नोक की बराबर भूमि अगर जोड़ा नहीं, तो सुई के नोक की बराबर भूमि इसने जाने भी नहीं दिया। यानी एकदम मौर्य शासक बिंदुसार की तरह इनका योगदान रहा।
उसी तरह जैसे बिंदुसार के बारे में कह सकते हैं आप कि न तो उसने मौर्य वंश में कुछ जोड़ा और ना ही कुछ घटाया। ठीक उसी तरह कुमारगुप्त के बारे में कहा जाता है कि न तो इन्होंने सुई की नोक के बराबर भूमि गुप्त साम्राज्य में जोड़ा और ना ही इन्होंने क्या किया, घटाया। यानी जो उत्तराधिकार के तौर पर इन्हें मिला उसी को इन्होंने पूरी तरह से क्या किया, संरक्षित किया और उसी में इन्होंने अपनी सारी योग्यता और नेतृत्व का क्या किया, परिचय दिया। ठीक, तो जहां तक इनके नाम की बात आती है बच्चों, इनके टाइटल की बात आती है, इनको कई नामों से पुकारा जाता है। ठीक, और कहां कहां पे अंतर दिखेगा पूर्ववर्ती राजाओं से कुमारगुप्त के संबंध में, उसकी भी बात करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि किस समय किस तरह भले ही इन्होंने जैसे आपने नाम सुना होगा लुई 16वां, लुई 16वां का नाम सुना होगा बच्चों। लुई 16वां फ्रांस का शासक था। कहा जाता है कि लुई 16वां ने जब ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से विवाह किया तो वह पूरा जीवन अपना विलासतापूर्ण बिताना शुरू किया। ठीक है, और फ्रांस का जो राजकोष था वो धीरे धीरे क्या हुआ, घटने लगा, क्योंकि वो राज्य के उत्तरदायित्व के प्रति पूरी तरह से क्या हो गया, विरक्त हो गया। और एक दिन जब उसे एहसास हुआ कि उसके राज्य की अर्थव्यवस्था डैमेज हो रही है तो उसने अपने वित्त मंत्री से पूछा कि क्या राजकोष में धन है कि हमारा जीवन सही तरीके से चल सके। तो वित्त मंत्री ने कहा कि इतना धन है कि आने वाली आपकी कई पुश्तें आसानी से अपने जीवन को व्यतीत कर सकती हैं। लेकिन वित्त मंत्री ने यह नहीं कहा कि फ्रांस जो है व्यतीत कर सकता, उसने कहा कि आपकी कई पुश्तें यानी राजमहल के बारे में कहा। और कहा जाता है कि लुई 16वां के समय तक फ्रांस की सत्ता ठीक थी, लेकिन उसके जाने के बाद या उसी के समय ही आप अगर देखें तो फ्रांस की क्रांति हुई और वह कहीं न कहीं उसके माने जो लापरवाही थी या कहिए तो फ्रांस के प्रति जो उसका उत्तरदायित्व था उसका निर्वहन न करने के कारण फ्रांस में जो गरीबी पैदा हुई फ्रांस में, उसकी वजह से वहाँ विद्रोह हुआ। वह चीज़ आप अगर कुमारगुप्त के तौर पर देखिए तो कुमारगुप्त के संदर्भ में जो बातें हमने कहा कि इनके समय हमें राजनीतिक तौर पर यह दिखता है कि ना तो इन्होंने कोई लैंड जीता ना ही अपने राज्य के किसी लैंड को खोया। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था की हम बात करें, आर्थिक तौर पर अगर हम बात करें बच्चों, तो इनके संदर्भ में आप देखेंगे तो कहा जाता है कि यहीं से गुप्त अर्थव्यवस्था का पतन होना शुरू होता है। यही उस चरण की शुरुआत होती है जो आगे चलकर मात्र स्कंदगुप्त तक आते आते गुप्त वंश का क्या हो गया, पतन हो गया। तो वो प्रतिबिंब कहां पर दिखाई देता है हम उसकी भी बात करेंगे। लेकिन आप लोगों के विषय में मैं क्या कहूं बच्चों, ठीक है, कहाँ गए आपके सभी सहयोगी बच्चों? चलिए अब देखिए कुमारगुप्त के बारे में बात करते हैं, इनके टाइटल की बात करें। कुमारगुप्त की उपाधि, ठीक है, देखिए कहा जाता है कि इनको कई उपाधियां दी गई थी, जैसे महेंद्रादित्य, ठीक है, महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य, इसके बाद परम भट्टारक, परम भट्टारक चंद्रगुप्त द्वितीय की भी थी। गुप्त व्योमकेशी, गुप्त व्योमकेशी, देखो ये थोड़ा सा टफ है लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद व्याघ्र पराक्रम, व्याघ्र पराक्रम, अप्रतिरथ, ये सारी उपाधियां किसकी हैं? कुमारगुप्त की हैं, ठीक है। ये टाइटल है, कभी कभी पूछ ली जाती है। सक्रादित्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ये के टाइटल है इसकी शक्रादित्य, जो पूछा जाता है बार बार, शक्रादित्य। इसको आप याद रखिए, बाकी इनकी किसी भी टाइटल को आप याद नहीं रखोगे तो चलेगा, ठीक है, लेकिन शक्रादित्य को पूछा गया है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक, यही बार बार पूछा गया है, ठीक है। और इनमें से अधिकतम जो इनकी उपाधियां हैं वो मुद्राओं पे पाई गई हैं, ठीक। जैसे आप देखेंगे परम भागवत की उपाधि, परम भागवत, परम भट्टारक, परम भट्टारक भी है, इसके साथ साथ परम भागवत को भी आप नोट कर लीजिए, परम भागवत ये भी इनकी उपाधि रही है, ठीक है। इससे ये पता चलता कि वैष्णव धर्मावलंबी है, लेकिन इसकी मुद्राओं से आप देखेंगे तो ये पता लगेगा कि नहीं, ये शैव धर्मावलंबी भी हो गया था, क्योंकि यह एकमात्र शासक है जिसकी मुद्राओं पर आप मयूर का अंकन देखेंगे, आप कार्तिकेय का मंदिर देखेंगे इसके समय में बनता हुआ, जिससे ये लगता है कि कहीं न कहीं इसका झुकाव जो है वो किधर हो गया था, वो आपको शैव धर्म की तरफ दिखाई देगा, ठीक। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि कुमारगुप्त के समय क्या उपलब्धियां रही, या कुमारगुप्त के बारे में जानने का क्या रिसोर्स है, यानी किन आधारों पर कुमारगुप्त के विषय में जाना जा सकता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि क्या रिसोर्सेज हैं। पहले स्रोत को देख लेते हैं। स्रोत, स्रोत की अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है इनका अभिलेख। पुरातात्विक स्रोत जो है वो सबसे पर्याप्त है इनके विषय में जानने के लिए, उसमें अभिलेख सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मुद्रा, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, मुद्रा, ठीक। कहा जाता है कि मुद्राएं कुल कितने प्रकार की हैं, 14, और अभिलेख कितने हैं, 18, ठीक है। इसमें जो अभिलेख इनके हैं वो दो रूपों में पाए गए हैं। कुछ अभिलेख जो है ताम्रपत्र पर है, ताम्रपत्र पर है। ताम्रपत्र पर जो अभिलेख हैं उसमें धनदेह, धनदेह ताम्रपत्र अभिलेख, धनदेह ताम्रपत्र अभिलेख, धनदेह ताम्रपत्र अभिलेख। इसके बाद दामोदरपुर, दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख, दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख। और तीसरा है वैग्राम ताम्रपत्र अभिलेख, वैग्राम ताम्रपत्र अभिलेख। देखिए यहां से ये तीनों इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट जो है भूमिदान के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तीनों का जो महत्व है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, भूमिदान के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक। लेकिन वहां पर अभी हम चर्चा करेंगे कि किसमें किस बात का उल्लेख आया। अभी केवल आप सारणी बना लीजिए, एक चार्ट बना लीजिए कि कौन कौन से इनके जो स्क्रिप्ट हैं वो ताम्रपत्र पे हैं यानी तांबे पे हैं, और कौन कौन से हैं जो पत्थर पे हैं। तो पत्थर वाला चला देखिए कौन कौन से हैं, ठीक। देखिए पहला पत्थर पे जो है, देखिए इसको ऐसे बनाते हैं, प्रस्तर, प्रस्तर अभिलेख, प्रस्तर अभिलेख। इसमें नंबर 1 आपका है बिलसड़ अभिलेख, बिलसड़ अभिलेख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी में पहली बार इसमें जो है गुप्त वंशावली का उल्लेख आता है, गुप्त वंशावली, और इसी में इसके राज्यारोहण का भी उल्लेख है, ठीक है। बिलसड़ अभिलेख जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसी में जो है इसकी वंशावली और साथ साथ इसके राज्यारोहण का उल्लेख आता है। और ये अभिलेख इस वजह से भी इंपॉर्टेंट, ये बेटा आपके यूपी के एटा में है। ये कहाँ पर है, ये यूपी के एटा जिले में है, ठीक। आप जानते हैं एटा जो है आगरा के बगल में है। तो कहा जाता है कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक कर्मचारी था, या ये कहिए कि ब्राह्मण था, जिसका नाम था ध्रुव शर्मा। कहा जाता है कि ध्रुव शर्मा जो एक ब्राह्मण थे, ध्रुव शर्मा जो इसी के राज दरबार में रहते थे, ध्रुव शर्मा नामक ब्राह्मण, अब हम यहाँ पर बताते चलेंगे आप लोगों को, ध्रुव शर्मा नामक ब्राह्मण द्वारा कार्तिकेय मंदिर, ब्राह्मण द्वारा कार्तिकेय मंदिर बनाने का उल्लेख है, ठीक है। ध्रुव शर्मा द्वारा कार्तिकेय मंदिर बनाने का क्या है, उल्लेख है, ठीक है।
ध्रुव शर्मा द्वारा कार्तिकेय मंदिर बनाने का उल्लेख आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है इस वजह से, ठीक। दूसरा है आपका जो है मनकुंवर अभिलेख। मनकुंवर अभिलेख ये इलाहाबाद में है। मनकुंवर अभिलेख ये कहाँ है बच्चों? प्रयागराज में है। मनकुंवर अभिलेख इनका कहाँ? प्रयागराज। इसके बाद गढ़वा अभिलेख। गढ़वा अभिलेख ये भी आपके कहाँ पर है? प्रयागराज में है। प्रयागराज में है। इसके बाद मथुरा अभिलेख। मथुरा अभिलेख। मथुरा अभिलेख ये भी कहाँ है? प्रयागराज में है, ठीक। अब हम इसी को ऊपर लिख दे रहे हैं अन्य कौन कौन से हैं। अब आप लोग इसको बनाते चलिए, ठीक है। देखिए मथुरा के अतिरिक्त जो है आपका सांची अभिलेख है। सांची अभिलेख। और सांची अभिलेख की जहाँ तक हम बात करें तो कहा जाता है कि यहाँ पर सांची आपका बौद्ध धर्म का केंद्र है बच्चों। सांची क्या है? बौद्ध धर्म का केंद्र है, जबकि कुमारगुप्त एक ब्राह्मण धर्मावलंबी शासक है। कहा जाता है कि सांची में एक बौद्धिस्ट महिला थी जिसका नाम था हरिस्वामिनी। 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 हरिस्वामिनी नामक बौद्धिस्ट महिला थी। कहा जाता है सांची को काकनाद भी कहा गया है। इसको हम काकनाद भी कहते हैं। इसको दान दिए जाने का उल्लेख है। इसको भी दान दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि केवल ब्राह्मणों को ही दान नहीं दिया गया है गुप्त काल में, अन्य धर्मों को भी कहीं न कहीं दान देने का परंपरा हमको दिखाई देता है। इससे ये लगता है कि नहीं, कहीं न कहीं इनकी जो धार्मिक नीतियां हैं वो सहिष्णुतात्मक हैं, यानी सभी धर्मों को समान महत्व दे रहे हैं। भले ही राजधर्म, व्यक्तिगत धर्म इनका जो है वैष्णव धर्म है, लेकिन अन्य धर्मों को सम्मान इनके राज्य में दिखाई दे रहा है, ठीक। आप अगर देखेंगे इनका एक अभिलेख है जिसका नाम है उदयगिरी अभिलेख। उदयगिरी अभिलेख से ये पता चलता है कि इनके राज्य में एक शंकर नामक व्यक्ति ने पार्श्वनाथ की जैन मूर्ति स्थापित किया था। अगर हम उदयगिरी अभिलेख की बात करें, इन्हीं का उदयगिरी अभिलेख है, किसका? कुमारगुप्त का उदयगिरी अभिलेख। तो उदयगिरी अभिलेख का अपना अलग महत्व है। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि इसमें एक शंकर नामक व्यक्ति का उल्लेख होता है, ठीक। और शंकर नामक व्यक्ति जो है पार्श्वनाथ की जैन मूर्ति की स्थापना करता है, ठीक। पार्श्वनाथ की मूर्ति की स्थापना करता है। अब आप सोचिए कि एक तरफ जो है यहाँ जैन धर्म की मूर्ति बन रही है, एक तरफ बौद्ध धार्मिक केंद्र को दान दिया जा रहा है, एक तरफ जो है कार्तिकेय की मूर्ति बन रही जो शैव धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। और ओवरऑल अगर देखें तो गुप्त राजवंश जो है वो ब्राह्मण धर्मावलंबी है, यानी जिनका ब्राह्मण धर्म जो है, जिसका राजधर्म है, ऐसे धर्म को, ऐसे राजधर्म का नेतृत्व करने वाला जो राजा है उसके समय कई धर्मों के विकास के प्रमाण हमको उसके अभिलेखों से दिखाई दे रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि नहीं, उसकी जो धार्मिक नीतियां हैं वो कहीं न कहीं व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों में क्या है, अंतर दिखाई देता है। यानी राजा अपनी व्यक्तिगत धार्मिक नीति को जनता पर थोपने का प्रयास नहीं करता है, ठीक है। ये परंपरा हमको यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद एक अभिलेख इनका है तुमैन अभिलेख। जगह स्पेस थोड़ा कम है बच्चों, लेकिन आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। एक अभिलेख इनका है तुमैन अभिलेख, ठीक है, तुमैन अभिलेख। और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है वो है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख। तो इसकी चर्चा हम अभी थोड़ा डिटेल में करेंगे मंदसौर अभिलेख की। तो ये इनके अभिलेख हैं। अब इन अभिलेखों में अगर हम बात करें कि कुमारगुप्त के अभिलेखों में, तो हमने आपको दो तरह के अभिलेख दिखाया, एक पत्थर पर बने हुए अभिलेख और दूसरा जो है तांबे पर, यानी तांबे की धात पर बना हुआ अभिलेख। तो तांबे पर 3 है, धनदय, दामोदरपुर ताम्रपत्र और बैग्राम ताम्रपत्र। और पत्थर पर मथुरा अभिलेख है, बिलसड़ अभिलेख है, मनकुंवर अभिलेख है, गणवा अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख है, तुमैन अभिलेख है। देखिए अलग अलग हैं, दिखा दे रहे हैं आपको हम। ये देखो, ये तुमैन अभिलेख है बच्चों, ठीक। ये मनकुंवर अभिलेख हो गया। ऊपर आपका सांची अभिलेख है। इसके बाद उदयगिरी अभिलेख है। ये सारे के सारे अभिलेख जो है प्रस्तर पर हैं और किसके हैं? कुमारगुप्त के हैं, ठीक। अच्छा, कहा जाता है इसमें बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट हैं जो
कहीं पर भगवान शिव की मूर्ति पर स्टार्ट हो रहा है, तो कहीं पर बुद्ध की मूर्ति पर, जैसे कमरदंडा को देखो तो बुद्ध की मूर्ति पर स्टार्ट प्रारंभ किया गया है। कहीं पर आप देखेंगे तो शैव स्तुति से अभिलेखों का प्रारंभ होता है लिखना स्क्रिप्ट, कहीं पर जो है वैष्णव से होता है। तो सभी धर्मों को समान महत्व दिखाई देता है बच्चों, ठीक है, सभी धर्मों को समान महत्व दिखाई देता है। नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, इकराम जी। चलिए कोई बात नहीं, जो है टाइम नहीं सेट हो पा रहा है, लिंक नहीं जा रहा है। शीला जी ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, अपनी संख्या को थोड़ा सा आप लोग इंक्रीज करते रहिए। देखिए ये तो बात किया हमने स्क्रिप्ट की, इसमें से हम थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे किस पर, मंदसौर अभिलेख पे, ठीक है। मंदसौर अभिलेख पर हम इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। मंदसौर अभिलेख, अब देखिए जो इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट हैं उसकी चर्चा यहां पर थोड़ा सा कर ली जाए। मंदसौर अभिलेख, ये मंदसौर कहाँ है, एमपी में है। मंदसौर एक स्थान है बच्चों, कहाँ पर, एमपी में। और वहाँ पर जो एक पत्थर पर यानी लिखी गई स्क्रिप्ट है अभिलेख, जिसका लेखक कौन है, वत्स भट्टी। इसका लेखक है बच्चों कौन, वत्स भट्टी इसका क्या है, लेखक है, ठीक है। वत्स भट्टी इसका क्या है, लेखक है। तो क्या जानकारी इससे मिलती है, कहते हैं मंदसौर अभिलेख से हमें गुप्त वंश के आर्थिक पतन की जानकारी मिलती है। गुप्त वंश के आर्थिक पतन की जानकारी मिलती है। कैसे मिलती है, कैसे मिलती है आपको आर्थिक पतन की जानकारी? आर्थिक पतन की जानकारी कैसे मिलती है? अब देखिए, कहा जाता है कि आर्थिक पतन की जानकारी इस तरह से मिलती है कि इन्होंने, इसमें एक उल्लेख आया है कि लाट प्रदेश, एक उल्लेख आता है लाट प्रदेश का, ठीक है। ये लाट प्रदेश कहाँ है, ये गुजरात का एक क्षेत्र है। ये लाट प्रदेश कहाँ बच्चों, ये गुजरात में है। इसमें उल्लेख आया कि लाट प्रदेश के रेशम बुनकरों की श्रेणी, रेशम बुनकरों की श्रेणी, रेशम बुनकरों की श्रेणी, श्रेणी माने क्या होता है, श्रेणी माने होता है व्यापारिक संगठन। श्रेणी माने क्या होता है बच्चों, व्यापारियों का संगठन। श्रेणी मतलब होता है व्यापारियों का संगठन। श्रेणी माने व्यापारियों का संगठन होता है। कहा जाता है कि लाट प्रदेश को छोड़कर रेशम बुनकरों की श्रेणी कहाँ जा रही है, मंदसौर जा रही है। कहाँ जा रही है बच्चों, मंदसौर जा रही है, ठीक है। तो अब मुझे यहां पर यह आपको बताना है कि कोई भी श्रेणी, श्रेणी माने होता है देखिए, श्रेणी का मतलब होता है बच्चों
व्यापारिक समूह या संगठन, ठीक है। और कोई भी व्यापारिक संगठन जब किसी नगर को ड्राफ्ट करता है, जब किसी नगर को वो छोड़ता है, तो इसका मतलब हुआ कि उस व्यापारिक संगठन का जो लाभ या प्रॉफिट है उस नगर में पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उसका ये मतलब हुआ कि उस व्यापारी का जो प्रॉफिट या लाभ है उस नगर में पूरी तरह से हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इससे ये जानकारी मिलती है कि कहीं न कहीं जो है नगरों का पतन होना शुरू हो चुका है, ठीक। और अगर नगरों का पतन हो रहा है, भाई किसी नगर का पतन होने का मतलब है कि नगर का पतन होने का मतलब हुआ कि नगर की अर्थव्यवस्था का पतन, नगर की अर्थव्यवस्था का पतन। और नगर की अर्थव्यवस्था का पतन का मतलब हुआ कि उस राज्य की अर्थव्यवस्था का पतन। इस आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि कुमारगुप्त के समय गुप्त राजवंश की जो अर्थव्यवस्था थी वो धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो चुकी थी, ठीक है। वो धीरे धीरे क्या हो गई, कमजोर होना शुरू हो चुकी थी, ठीक। इसकी जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है, मंदसौर अभिलेख से मिलती है। इसकी जानकारी हमें मंदसौर अभिलेख से ज्ञात होती है, ठीक। अच्छा, दो चीजें पता चलती हैं, एक रेशम बुनकरों को भी आप ध्यान में रखिएगा, और दूसरा इनका स्थानांतरण, ये कहां से कहां जा रही हैं, लाट प्रदेश से जा रही हैं, कहां पर, आपके मंदसौर। मंदसौर कहां है, एमपी में, ठीक। और दूसरी चीज कहा जाता है ये मूल रूप से किस भाषा में है, ये स्क्रिप्ट संस्कृत में है। इस स्क्रिप्ट की जो लिपि है वो क्या है, ब्राह्मी है। तो इस आधार पर अगर आपको कुमारगुप्त के किसी भी अभिलेख के बारे में पूछ लिया जाए कि उनका अभिलेख जो है किस भाषा या लिपि में है, तो आप बेझिझक बिना सोचे समझे आप कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा होगी और लिपि जो है ब्राह्मी होगी। इसलिए क्योंकि संस्कृत भाषा ही इस समय क्या थी, राजभाषा थी, यानी गुप्तों की राज की भाषा क्या थी, संस्कृत थी, ठीक है। ये तो हुआ एक इंपॉर्टेंट अभिलेख। और दूसरा जो इनका इंपॉर्टेंट अभिलेख है बच्चों, वो आपका है धनदैह अभिलेख, जो ताम्रपत्र है, धनदैह ताम्रपत्र, जो कहाँ पर है, बंगाल में है। कहा जाता है कि धनदैह ताम्रपत्र में भूमिदान का उल्लेख आया है। धनदैह ताम्रपत्र में, धनदैह ताम्रपत्र में भूमिदान का उल्लेख है। इसमें भूमिदान का उल्लेख आता है। कहा जाता है कि हरिस्वामिन नामक ब्राह्मण को, हरिस्वामिन नामक ब्राह्मण को भूमिदान दिया गया। हरिस्वामिन नामक ब्राह्मण को भूमिदान दिया गया। लेकिन यहां पर आपको कुछ अभिलेख ऐसे भी होंगे, ठीक, जहां पर यह पता चलता है कि कुमारगुप्त भूमि को खरीद कर दान देता है, ठीक है। जैसे पहाड़पुर का अभिलेख, ठीक। कुछ स्क्रिप्ट से इस तरह की जानकारियां भी हमें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं इस भूमिदान की परंपरा ने सामंतवाद को क्या किया, मजबूत किया। यानी सामंतवादी विचारधारा इस भूमिदान से क्या हुआ, मजबूत हुआ, जो आगे चलकर हमें वर्धन वंश में पूरे वर्चस्व के रूप में दिखाई देगा। जब आप वर्धन वंश पढ़ेंगे तो वर्धन वंश में सामंतवादी विचारधारा पूरे चरम पर होगी। और ये सामंतवादी जो वर्ग है इसका जन्म किससे हुआ था, इसी परंपरा से, भूमिदान की परंपरा से। तो कहा जाता है कि गुप्त काल में, कुमारगुप्त के समय तक आते आते जो भूमिदान की परंपरा थी उसके स्वरूप में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। और इस समय भूमियों को राजकीय भूमि से तो दान दिया ही जाता था, भूमि को खरीद कर भी दान देने की परंपरा दिखाई देती है, जो कहीं न कहीं आर्थिक कमजोरी को क्या करती है, दर्शाती है बच्चों, ठीक है। अब देखिए, तो ये दो अभिलेख इनके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी मुद्रा के। मुद्रा की अगर बात करें, मुद्रा में तीन तरह के मुद्राएं हैं, तीन धातुओं की, जैसे स्वर्ण मुद्राएं भी हैं यानी सोने की हैं, रजत मुद्राएं भी हैं और तांबे की मुद्राएं, ठीक है। और आपको पता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि
रजत मुद्रा किसने चलाया? तो आप जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया। तो तीनों धातुओं की मुद्राएं चलती हैं, जिनके प्रकार कितने हैं? 14 प्रकार की, यानी 14 टाइप की ये मुद्राएं पाई गई हैं। तो अगर आप यहाँ पर उम्मीद करिए कि हम 14 प्रकार बताएं तो पॉसिबल नहीं है, हम भी भूल जाएंगे एक दो, और आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है, अननेसेसरी है एकदम जो है। तो यहाँ पर ज़रूरी ये है कि हम ये जानें कि मुद्रा की क्वालिटी में क्या अंतर दिखता है। कहा जाता है कि अगर बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि कुमारगुप्त की मुद्राओं का वजन जो है अभी तक के राजाओं से सबसे ज़्यादा है। कुमारगुप्त की मुद्रा का जो वजन है, वजन को ग्रेन में मापा जाता था, वजन ज़्यादा था। इससे क्या पता चलता है भाई? कुमारगुप्त की मुद्रा का वजन ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है? ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ये मुद्राएं सस्ती धातुओं से बनी हैं। इसका मतलब हुआ कि ये मुद्राएं क्या हैं? सस्ती धातुओं से बनी हैं। ठीक है, क्योंकि सस्ती धातु का मतलब हुआ जैसे लोहा, ठीक है, जैसे तांबा। अब ये जो धातुएं होती हैं ये कहीं न कहीं आपके चांदी से या सोने से क्या होती है? वजनी होती हैं। तो जितना सस्ती धातुओं का मिश्रण बढ़ता जाता है, मुद्रा का वजन भी उतना ज़्यादा क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो कुमारगुप्त की जो मुद्राएं हैं वो अपने से पहले के राजाओं की तुलना में क्या है? अधिक है, जो ये दर्शाती है कि उन मुद्राओं में सस्ती धातुओं का मिश्रण क्या है? अधिक हुआ है। तो अगर सस्ती धातुओं का मिश्रण अधिक हुआ है तो इसका मतलब है कि सोना और रजत, सोना या चांदी, इन धातुओं की जो उपलब्धता रही होगी वो क्या हो गई होगी? घट गई होगी या कम हो गई होगी। इसका और स्पष्ट प्रमाण कैसे मिलता है? कहा जाता है कुमारगुप्त के समय कुछ मुद्राएं ऐसी मिली हैं जिन पर चांदी की कवर चढ़ी है। चांदी की कवर, कवर माने होता है खोल, ठीक है, चांदी की कवर चढ़ी हुई है। वास्तव में वो मुद्राएं अंदर से कैसी हैं? तांबे की हैं। वास्तव में वो मुद्राएं अंदर से कैसी हैं? तांबे की हैं बच्चों। वो अंदर से तांबे की हैं, लेकिन उन पे जो परत चढ़ी है वो किसकी है? चांदी की। जैसे आजकल महिलाएं आभूषण पहनती हैं ना, रोल गोल जिसको आप कहते हो, जिसको आप रोल गोल कहते हैं, तो वो भी क्या होता है? उस पर सोने का पॉलिश या उस तरह से कुछ इस तरह से चीज़ें चलाई जाती हैं। तो वहाँ पर भी वही चीज़ है, कुमारगुप्त के समय दिखती है ये चीज़ें। कहा जाता है कि इनकी कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जिन पर चांदी का कवर चढ़ा हुआ है। तो ओवरऑल हम देखें तो कहा जाता है इनकी मुद्रा से एक तरफ हमें जो है अर्थव्यवस्था की जानकारी हो रही है कि अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है, और दूसरी जानकारी हमें ये होती है कि इनकी मुद्रा पर कार्तिकेय का अंकन है। किसका अंकन है? कार्तिकेय का अंकन है, जिससे ये प्रतीत होता है कि कुमारगुप्त जो है कहीं न कहीं शैव धर्म का समर्थक हो चुका था। किस धर्म का समर्थक? शैव धर्म का समर्थक हो चुका था बच्चों। ठीक, तो ये एक अंतर अन्य राजाओं की तुलना में यहाँ पर हमें दिखाई देता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो रही मुद्रा की बात। अब हम बात करते हैं कि कुमारगुप्त के समय कौन सी राजनीतिक उपलब्धियां रही या कौन से युद्ध हुए। ठीक है, चलिए देखिए, कहा जाता है कि कुमारगुप्त के शासन के दौरान हूण आक्रमण हुआ था। हूण आक्रमण हुआ और पुष्यमित्र इनका क्या था? शासक था। हूणों की आक्रमण की जो जानकारी है वो हमें मिलती है किस अभिलेख से? भीतरी अभिलेख से। भीतरी अभिलेख किसका अभिलेख है? ये अभिलेख है बच्चों स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त का। हालांकि हूणों के बारे में हमें जूनागढ़ अभिलेख से भी पता चलता है, और जूनागढ़ अभिलेख भी किसका है? स्कंदगुप्त का है। जूनागढ़ अभिलेख भी किसका है? स्कंदगुप्त का है। ठीक है, और इसके बारे में तो मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं
भीतरी स्तंभ लेख के बारे में अभी डिस्कस कर देते हैं, चलिए कर ही लेते हैं। भीतरी एक गांव है, कहाँ का? गाजीपुर का। गाजीपुर में बच्चों एक भीतरी गांव है और इसी गांव में ये स्क्रिप्ट जो है पत्थर पर उकेरी गई है, ये अभिलेख। और यहाँ पर हूण आक्रमण का उल्लेख मिलता है और यहीं पर विष्णु मंदिर का निर्माण भी स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया है। यहीं पर विष्णु मंदिर का निर्माण स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया है। ठीक, चलिए अब देखिए, कहा जाता है कि स्कंदगुप्त जो है, जिस समय आक्रमण हुआ, स्कंदगुप्त उस समय क्या था? युवराज था और युवराज के साथ साथ गवर्नर भी था। ये हूण कहाँ के थे? ये हूण जो है आपकी जो नर्मदा घाटी है, नर्मदा घाटी में एक क्षेत्र है मेकल। नर्मदा घाटी में एक क्षेत्र है बच्चों मेकल, वहीं के ये क्या थे? रहने वाले थे। और हूणों के आक्रमण के बारे में जो उल्लेख किया गया है, जो कथा यहाँ पर उल्लिखित की गई है, ठीक, वह क्या है या किस तरह से बातें की गई हैं? तो इनके बारे में कहा गया है कि जब हूणों ने आक्रमण किया तो युवराज स्कंदगुप्त इस युद्ध पर जाता है। युवराज स्कंदगुप्त इस युद्ध पर जाता है और स्कंदगुप्त युद्ध में जाता है और हूणों को क्या करता है? पराजित करता है। लेकिन इस स्क्रिप्ट में जो विवरण है वो तुलना की गई है किससे? कृष्ण से। इसमें कहा गया है कि जिस तरह भगवान कृष्ण जो है जब कंस का वध करके वापस आए तो उनकी मां देवकी विधवा हो चुकी थी, ठीक, उसी तरह जो है, उसी तरह, या विधवा की बात नहीं करता है, वो कहता है कि कंस की हत्या करने के बाद जिस तरह देवकी से भगवान कृष्ण मिले, उसी तरह जो है हूणों को पराजित करने के बाद जब युवराज वापस आता है अपनी मां से, जब मिला तो उस समय इसकी मां जो है वो क्या हो चुकी थी? विधवा हो चुकी थी। इसका मतलब हुआ कि कुमारगुप्त की क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। कुमारगुप्त क्या है? मर चुका है। तो कुमारगुप्त की मृत्यु होने का मतलब है कि यह युद्ध जो है किसके समय हुआ? स्कंदगुप्त के समय हो गया। इसीलिए आप देखेंगे किताबों में या बहुत सारी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछा गया है वो सीधे सीधे पूछा जाता है कि हूणों का आक्रमण किसके कार्यकाल में हुआ? तो हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के कार्यकाल में मान लिया जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि जब वो युद्ध लड़ा तो उस समय कुमारगुप्त की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन आक्रमण के समय कुमारगुप्त कहीं न कहीं क्या था? जिंदा था। ठीक, तब ये युवराज के रूप में गया था, लेकिन जब ये वापस आता है तो इसकी मां क्या है? विधवा हो चुकी है। इसका मतलब है कि यह सारा योगदान किसके ऊपर चला गया? स्कंदगुप्त के ऊपर चला गया। तो ये हूण आक्रमण जो है किसके समय मान लिया गया? स्कंदगुप्त के समय माना गया। ठीक है, तो ये हूण आक्रमण की चर्चा की गई है कुमारगुप्त के बारे में। इसके बाद कहा जाता है कि कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त जो है इनका क्या बनता है? उत्तराधिकारी बनता बच्चों। ठीक है, हाँ, जहाँ तक रही शासन की बात, एक लंबे समय तक इन्होंने शासन किया। इनके राज्य में कोई वृद्धि भी नहीं होती है तो कोई ह्रास भी नहीं होता। हूणों के आक्रमण को इनका योग्य पुत्र जो है क्या करता है? पराजित कर देता है। इनके अभिलेखों से, मुद्राओं से ये पता चलता है कि इनके राज्य में कहीं न कहीं पतन होना धीरे धीरे शुरू हो गया था और शैव धर्म को महत्व मिलना भी स्टार्ट हो चुका था। ठीक, अब हम अगर स्कंदगुप्त की बात करें तो स्कंदगुप्त के संदर्भ में जो जानकारी हमको मिलती है वो मिलती है मुख्य रूप से दो अभिलेखों से। एक स्कंदगुप्त जो इनका बेटा था, स्कंदगुप्त जो इनका क्या है? बेटा है बच्चों। कहा जाता है कि स्कंदगुप्त जो है कहा जाता है कि स्कंदगुप्त जो है इसके विषय में जानकारी हमको किन से मिलती है? इनके अभिलेखों से। और इनका जो अभिलेख है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अभिलेख है वो भीतरी स्तंभ लेख है। भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख है। और दूसरा जूनागढ़ स्तंभ लेख। जूनागढ़ स्तंभ लेख, ठीक है। और इसके बाद इंदौर
ताम्रपत्र, इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख, इसके बाद सुपिया अभिलेख, सुपिया अभिलेख, इसके बाद गढ़वा अभिलेख। ये अभिलेख किसके हैं? स्कंदगुप्त के बच्चों। ये अभिलेख किसके हैं? स्कंदगुप्त के। देखिए इसमें जो छोटे अभिलेख हैं इनकी हम चर्चा कर दें पहले। सुपिया अभिलेख में ही गुप्तों की वंशावली पाई गई है, गुप्तों की क्या मिलती है? वंशावली मिलती है। इंदौर अभिलेख का महत्व ये है कि सूर्य मंदिर में दीप जलाने के, सूर्य मंदिर में दीप जलाने के लिए, सूर्य मंदिर में दीप जलाने के लिए श्रेणी का उल्लेख आया है। यानी यहाँ पर रेशम बुनकरों के द्वारा एक सूर्य मंदिर में दीप जलाने का उल्लेख मिला है। ठीक है, यानी कहीं न कहीं धर्म में अब श्रेणी व्यवस्था का भी हस्तक्षेप दिख रहा है यहाँ पर। और भीतरी स्तंभ लेख की अभी हमने बात किया, इससे हमें हूण आक्रमण के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसकी चर्चा अभी हमने किया आपके सामने। जहाँ तक रही जूनागढ़ अभिलेख की, तो जूनागढ़ अभिलेख से हमें जो जानकारी मिलती है वो दो तरीके की जानकारियाँ मिलती हैं। यहाँ से भी हमें हूणों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन अगर दोनों अभिलेख एक साथ उपस्थित हैं विकल्प में, तब आप जो है भीतरी स्तंभ लेख को ही टिक करेंगे। ठीक, लेकिन इस जूनागढ़ में जो दूसरा तथ्य हमें मिला है वो तथ्य ये है, कहा जाता है कि इसी समय जो सुदर्शन झील थी वह पुनः क्या हुई? टूट गई। सुदर्शन झील पुनः टूटी। और यह सुदर्शन झील कहाँ थी? ये गिरनार में थी। और ये बनवाया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बाद में अशोक उससे क्या हुआ? नहरों का निर्माण कराया। फिर जब शक शासकों की सत्ता गुजरात में आई तो रुद्रदामन के समय यह झील पहली बार टूटी थी और रुद्रदामन ने बिना बेगार लिए इस झील का पुनर्निर्माण कराया था। बिना बेगार लिए मतलब हुआ कि श्रम का मूल्य देकर उसने उसका निर्माण किया, यानी राजकोष से उसने धन दिया। बेगार का मतलब होता है कि जब हम बिना श्रम का मूल्य दिए आपसे श्रम करवाएं। ठीक है, यानी काम तो लें लेकिन उसका मूल्य न दें। तो बेगारी प्रथा का सबसे पहला एग्जाम्पल भी यही अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, कहा जाता है इस झील का पुनः निर्माण, हमने एक शब्द यूज किया, यह शब्द है पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण, तो पुनर्निर्माण का मतलब है कि यहाँ पर ये झील क्या होती है? दोबारा टूटती है। यहाँ पर ये झील क्या होती है? दोबारा टूटती है। ठीक, तो ये झील जब दोबारा टूटी, तो इस झील जब ये दोबारा टूटी तो कहा जाता है कि इस समय इसका निर्माण किया गया किसके द्वारा? स्कंदगुप्त के द्वारा। तो यहाँ पर इसका जो गवर्नर था इस समय सौराष्ट्र प्रांत का, वो चक्रपालित एवं पर्णदत्त है। कौन था? चक्रपालित एवं पर्णदत्त। ठीक, तो ये सुदर्शन झील का उल्लेख, इस अभिलेख को मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ डिटेल में, इसलिए यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन इस अभिलेख का इंपॉर्टेंस अगर आपको जानना है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यह संस्कृत में लिखी गई पहली प्रशस्ति है, संस्कृत में लिखी गई पहली प्रशस्ति है, चंपू शैली में है। ठीक, लिपि जो है इसकी ब्राह्मी है। और अगर हम बात करें राजाओं के तौर पर तो 4 राजाओं का नाम इसमें आता है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। ठीक, चंद्रगुप्त के समय जो ये प्रांत है जहाँ ये स्क्रिप्ट पाई गई है, ये जूनागढ़ है। जूनागढ़ उस समय सौराष्ट्र प्रांत में आता था गुजरात के। तो उस समय सौराष्ट्र का जो गवर्नर था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, उस समय वो कौन था? पुष्यमित्र था। अशोक के समय तुषास्प था और रुद्रदामन के समय जो है सुविशाख, और इनके समय क्या है? चक्रपालित पर्णदत्त थे। ठीक है, तो ये जूनागढ़ अभिलेख है बच्चों। और अगर हम स्कंदगुप्त की उपलब्धियों की बात करें तो स्कंदगुप्त की, ये तो हमने अभिलेखों की बात की स्कंदगुप्त की। अगर मुद्राओं की बात करें तो कहा जाता है कि स्कंदगुप्त की मुद्राओं पर ही पहली बार नंदी की आकृति का प्रमाण हमको मिलता है। नंदी माने भगवान शिव का बैल। ठीक, तो इससे यह लगता है कि कुमारगुप्त के समय से शैव धर्म को धीरे धीरे बढ़ावा देना शुरू होता है। लेकिन स्कंदगुप्त को हम वैष्णव धर्मावलंबी ही मानते हैं। ठीक है, तो ये
योगदान रहा इन राजाओं का, और स्कंदगुप्त के बाद जो है यह गुप्त राजवंश का धीरे धीरे क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। ठीक है, तो आज की जो क्लास थी बच्चों, उसमें हमने जो है आपके कुमारगुप्त के विषय में चर्चा किया। स्कंदगुप्त के बारे में कुछ खास नहीं है, ठीक है, बताने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा आपके प्रश्न भी नहीं पूछे जाते हैं। और अब जो आगे के टॉपिक आएंगे उनमें हम ये प्रयास करेंगे कि आपके जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन्हीं की चर्चा की जाए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब आपको पसंद के हिसाब से टॉपिक दिया जाना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम आपको वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे और आपके पसंद के टॉपिक होंगे। यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री में थोड़ा सा बोर टाइप के हो रहे थे, ऐसा था क्या कुछ राम जी? प्रिया जी, बच्चों जब से हमने अपनी टाइम चेंज किया है आपकी संख्या बहुत कम हो गई है और हमें भी अब उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा पढ़ाने में आप लोगों को। नहीं, एग्ज़ाम तो है, वो नो डाउट एग्ज़ाम है बच्चों, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम वाली बात नहीं है। मैं उस चीज़ को समझ रहा हूँ, एग्ज़ाम है, लेकिन आपकी जो संख्या है, लाइव संख्या, हम 100 को क्रॉस कर गए थे इवनिंग में, आपको याद होगा 100 के ऊपर आपकी लाइव संख्या होती थी, लेकिन अभी देखिए तो आप 30-40 के बीच हैं। बहुत ज़्यादा डिमोशन है, बहुत ज़्यादा डिमोशन बच्चों। पिछले 2 मंथ में हम जो है, आपको याद होगा तो लाइव संख्या जो है हमारी 100 क्रॉस कर गई थी, और आप लोग कोशिश करेंगे तो फिर हम करेंगे। ठीक है, देखिए उम्मीद होनी चाहिए, और इस नए टाइम शेड्यूल पर भी हम 100 को क्रॉस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो कल आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आते हैं। ठीक है बच्चों।